नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज की बड़ी खबर है द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह। भारत में कई लोगों का संघर्ष दुनिया भर के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है और अब इतिहास के पन्नों में एक और वीरांगना की एंट्री हुई है, जिनका जीवन आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। वो एक नाम है, वो एक शख्सियत है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो भारत जैसे विशाल देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए एक नजर डालते हैं भारत की नई महामहिम द्रौपदी के सियासी सफर की ओर। द्रौपदी मुर्मू का जन्म साल 1958 में भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज क्षेत्र के एक आदिवासी परिवार में हुआ था। तब किसी ने ये सोचा तक नहीं होगा कि छोटे से गांव में जन्मी ये बच्ची एक दिन पूरे देश के सबसे सर्वोच्चतम पद पर विराजमान होंगी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लगातार मेहनत और निरंतर प्रयास के बाद आज द्रौपदी मुर्मू ने बहुमत से जीत हासिल की। और आपको बता दें कि द्रौपदी का स्वभाव हमेशा से ही उन्हें सबसे अलग और खास बनाता है। उनके शिक्षकों का तो यहाँ तक कहना है कि भौतिकवादी वस्तुओं का दान कर देना मुर्मू के स्वभाव का हिस्सा है। मुर्मू के बचपन की एक घटना का जिक्र करते हुए उनके शिक्षक ने बताया है कि द्रौपदी के पिता बरांच टुडू उपेरबेड़ा में गांव में प्रधान हुआ करते थे। उनका परिवार काफी गरीब था और तब द्रौपदी एक ही फ्रॉक में स्कूल आया करती थी और उनके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स तक नहीं था। तब स्कूल ने उन्हें ज्योमेट्री बॉक्स दिया था। जो बच्चे किताबें नहीं खरीद सकते थे उनके लिए स्कूल में ही बुक बैंक हुआ करता था। द्रौपदी ने बुक बैंक किताबों को उधार लेकर पढ़ाई लिखाई की। हालांकि जब उसने 7वीं की परीक्षा पास कर ली तो उन्होंने न सिर्फ बुक बैंक की किताबों को वापस कर दिया बल्कि दूसरे बच्चों की मदद के लिए अपनी कुछ किताबें भी दान कर दी। और स्नातक की पढ़ाई के लिए वो महिला कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया और रमा देवी मेडिकल कॉलेज से ही स्नातक की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद बिजली विभाग में एक कनिष्ठ सहायक के रूप में उड़ीसा सरकार में उन्हें नौकरी मिल गई और साल 1979 से 1983 तक उन्होंने वहां काम किया। इसके बाद साल 1994 में उन्होंने रंगपुर में अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में साल 1997 तक एक शिक्षक के रूप में काम किया, जिसके बाद द्रौपदी मुर्मू को उड़ीसा सरकार में स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री के रूप में साल 2000 से 2004 तक परिवहन और वाणिज्य विभाग को संभालने का अवसर मिला। उन्होंने साल 2002 से 2004 तक उड़ीसा सरकार के राज्य मंत्री के रूप में पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को संभाला। साथ ही साल 2002 से 2009 तक वो भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनी रही। और आपको ये भी बता दें कि साल 2006 से 2009 तक भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी द्रौपदी मुर्मू तैनात रहीं। वो अनुसूचित जनजाति मोर्चा के साथ साल 2013 से साल 2015 तक भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रह चुकी हैं। उन्हें साल 2015 में झारखंड के राज्यपाल का पद प्राप्त हुआ, जहां वो साल 2021 तक इस पद पर रहीं। पर इन सब के बीच द्रौपदी मुर्मू के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी पहलू भी हैं जो उन्हें बेहद खास बनाते हैं। समाज सेवा के प्रति उनका समर्पण ऐसा रहा है कि वो जब शिक्षक थी तब रायरंगपुर के श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में बिना वेतन के पढ़ाया करती थी। और उन दिनों से जुड़ा एक और किस्सा आपको बताते चले कि उस समय स्कूल में ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए डस्टर तक नहीं हुआ करते थे। तब द्रौपदी मुर्मू ने फटे हुए कपड़े से डस्टर बनाए और स्कूल के हर क्लासरूम के लिए एक डस्टर बनाया। शिक्षिका के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने लोगों के बीच एक खास जगह बना ली थी और राजनीति में भी उनकी पैठ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नवीन पटनायक के उभार के चलते बीजेपी उड़ीसा में कुछ खास नहीं कर पाई, पर बावजूद इसके द्रौपदी अपनी सीट से जीतने में सफल रही। इसके अलावा अगर द्रौपदी मुर्मू के निजी जीवन की बात करें तो उनकी शादी श्याम चरण मुर्मू से हुई थी,
और उनके कुल 3 बच्चे हुए, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी थी। हालांकि उनका निजी जीवन बहुत ही खुशहाल नहीं रहा, क्योंकि उनके पति और उनके 2 बेटे अब इस दुनिया में नहीं हैं। हालांकि उनकी बेटी अभी जीवित है, जिसका नाम इतिश्री है, और उसकी भी शादी हो चुकी है। अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने वाली द्रौपदी अब इस राष्ट्र के दायित्व को निभाने जा रही हैं। आपको अब एक झलक दिखाते हैं उस क्षण की जब द्रौपदी मुर्मू ने देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली और तमाम औपचारिकताओं के बीच भरपूर विश्वास और एक नई ऊर्जा के साथ खड़ी द्रौपदी मुर्मू स्वाधीनता संग्राम में एक राष्ट्र के तौर पर भारत की नई यात्रा की रूपरेखा तैयार की है। हमारा स्वाधीनता संग्राम उन संघर्षों और बलिदानों की अविरल धारा है जिसने आज़ाद भारत के लिए कितनी ही आदर्शों और संभावनाओं की सिंचा था। पूज्य बापू ने हमें स्वराज, स्वदेशी, स्वच्छता और सत्याग्रह द्वारा भारत के सांस्कृतिक आदर्शों की स्थापना का मार्ग दिखाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनगिनत स्वाधीनता सेनानियों ने हमें राष्ट्र के स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की शिक्षा दी थी। साथ ही आपको बताते चलें कि द्रौपदी मुर्मू आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और किसानों को लाभ पहुंचाने के मुद्दे पर भूपेश सरकार और विपक्ष में जमकर तकरार जारी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने फिर ट्वीट कर भूपेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने अपने अकाउंट पर किसान पस्त भूपेश मस्त हैशटैग करते हुए लिखा, केंद्र ने 51,563 करोड़ दिए, 11,148 करोड़ कांग्रेस ने दिए। अंतर साफ है, कौन है न्यायी, कौन है अन्यायी। विशुद्ध आंकड़े जनता के सामने पेश हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के मामले में सीएम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब 2500 देने की बात आई तो सरकार असफल रही। किसानों के साथ छल किया गया। तो वहीं एमपी में हाल ही में नगर निगम चुनाव हुए। नगर निगम के चुनाव में बुरहानपुर में कांग्रेस की हार काफी कम आंकड़ों के साथ हुई है। इस हार का ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा जाए, ये अब बहस चल रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने अरुण यादव को धृतराष्ट्र कहा। अरुण यादव की तुलना उन्होंने धृतराष्ट्र से की और कहा कि धृतराष्ट्र को जैसे दुर्योधन नजर आते थे, वहीं अरुण यादव को बुरहानपुर के जिलाध्यक्ष दुर्योधन की तरह ही नजर आते हैं। जब आप शहर के अध्यक्ष बन के बैठे हो और उनके साथ में हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी, वो तो धृतराष्ट्र बन चुके हैं। उनको तो समझ में ही नहीं आता, क्योंकि वो जैसे उनको दुर्योधन नजर आता था वैसे इनको अजय रघुवंशी नजर आता है। संगठन 2009 के पहले इतना मजबूत था कि वो खुद चुनाव जीते, उसके बाद में अरुण यादव खुद कितने वोटों से चुनाव हारे, हर बार उनकी लीड हार की बढ़ती गई है। तो मेरा आदरणीय अरुण यादव जी से भी कहना चाहता हूँ, निवेदन है मेरा उनसे कि आप जरा। रायपुर से खबर है, जहां प्रधानमंत्री आवास को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति गरमाई हुई है। वहीं जोगी पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू ने कहा कि एक ओर तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए 505 करोड़ रुपए के भव्य आवास बन रहे और दूसरी ओर 8 लाख से ज्यादा गरीब छत्तीसगढ़ वासियों के आवास के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार जवाब दे। हम लोग मुख्यमंत्री जी के 505 करोड़ के बंगले के सामने खड़े हुए हैं और हम लोग यहाँ पे विरोध करने आए हैं कि जिस तरीके से 505 करोड़ रुपए का बंगला आदरणीय भूपेश बघेल जी अपने लिए बना रहे हैं और एक तरफ 8 लाख लोगों का जो आवास है वो नहीं बन पा रहा है। आदरणीय भूपेश बघेल जी कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है। दूसरे तरफ अपने रहने के लिए शासकीय निवास बनाया जाता है जो 505 करोड़ का बनता है। आज इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं
हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये 505 करोड़ का जो आपका बंगला बन रहे, पहले उसको रोकिए। इसे बनाने में हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इससे पहले 8 लाख जो हमारे गरीब साथी है जिनके सर से छत नहीं है, उनको पहले छत दीजिए, उसके बाद आप अपना आवास बनाइए। और हम लोग जब तक ये आवास नहीं बनेगा तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। आज हम लोग यहाँ पर आकर विरोध करने आए हैं। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो हम मुख्यमंत्री के निवास जाएंगे और वहाँ पे ईटा, रेती, गिट्टी, रापा, कुदाली सब लेकर जाएंगे और आपको भेंट करेंगे आदरणीय कि अगर आप नहीं बना सकते तो आप हमें प्रभार दे दीजिए, हम गरीबों के लिए आवास बनाएंगे। इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव। अगली खबर एमपी के देवास से है, जहां स्वनिधि महोत्सव मल्हार स्मृति मंदिर में 24 जुलाई रविवार को शहर के सभी पथ विक्रेताओं के लिए आयोजित किया गया। इसमें पथ विक्रेताओं के बच्चों के बीच में ड्राइंग गायन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान पथ विक्रेताओं के बच्चों के लिए निःशुल्क मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए गए। इसमें मिकी माउस, ट्रेन, झूले आदि सम्मिलित रहे। हम देवास शहर में जो हमारे स्ट्रीट वेंडर साथी हैं, जो ठेला चलाते हैं, जो गुमटी चलाते हैं, जो खुद का व्यवसाय करते हैं, उन लोगों के साथ में एक उत्सव का आयोजन हम लोगों ने शुरू करा है। उसकी पहली कड़ी में आज उनके बच्चों के लिए हम लोगों ने ड्राइंग कंपटीशन रखी है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत ही गुणवान बच्चे हैं, इनमें बहुत आर्ट की बहुत संभावनाएं हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जो आज यहाँ पर ड्राइंग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। उद्देश्य यही है कि ये समाज का ऐसा वर्ग है जो हमारे लिए दिन रात काम करता है, हम उन लोगों के साथ में मिलकर उत्सव को मनाएं। तो हम लोग स्वनिधि महोत्सव मना रहे हैं भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के जैसे ड्राइंग का यहाँ पे नगर निगम से बोला था, वो देखा है कि इससे बच्चों को थोड़ा आगे मान सम्मान मिल रहा है, उनको यानी कुछ आगे बढ़ने के लिए यानी उनका हिम्मत हौसला बढ़ रहा है उनका। और जैसे हमने 10,000 का लोन भी लिया था, उसके जरिए भी बहुत सारी सुविधा मिली हमको नगर निगम से, और हम चाहते हैं कि आगे भी हमको मिले और इसी तरह से बच्चों का भविष्य अच्छा। तो वहीं मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी तेज बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। निचली बस्तियों में पानी भर गया है। सड़क निर्माण की कमियां और भ्रष्टाचार भी अब सामने आ रहा। हाल ही में बने भोपाल जबलपुर हाईवे पर कलियासोत नदी पर बने पुल की सड़क धंस गई। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार को निशाना साधा है। भोपाल जबलपुर हाईवे पर मंडीदीप इंडस्ट्रीज एरिया के पास कलियासोत नदी पर पुल बना है। 2 दिन से कलियासोत डैम के गेट खोले गए हैं। इससे बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। इससे पुल का एक हिस्सा ढह गया है। प्रशासन ने एक तरफ से रास्ता बंद कर दिया है। ये सड़क 2020 में सीडीएस कंपनी ने बनाई थी। इससे 559 करोड़ रुपए के हाईवे के निर्माण पर सवाल खड़े हो गए। कांग्रेस ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने कहा कि मंडीदीप में NH-12 पर कलियासोत नदी पर बने पुल का धंसना बीजेपी के भ्रष्टाचार तंत्र की कलई खोलता है। भ्रष्टाचार से पुल का निर्माण किया गया, कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। भोपाल से लगे हुए मंडीदीप में NH-12 के ऊपर जिस तरह से कलियासोत नदी पर बना हुआ पुल ढह गया, बह गया, ये भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार तंत्र की कलई खोलता है। इसी तरह के घटिया निर्माण पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों और पुलों के किए जा रहे हैं। भाजपा सरकार में केवल भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बंदर बांट मचाई हुई है। जनहानि का नुकसान नहीं हुआ, यह लोगों की किस्मत थी, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा सभी तरह के। और इस बीच एक बड़ी खबर से आप सभी दर्शकों को रूबरू करा देते हैं। देश में फिर कोरोना के आंकड़े बढ़ गए हैं। एमबीबीएस के 15 छात्रों में कोरोना की पुष्टि पाई गई है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। आपको बता दें, पूर्व सीएम को दूसरी बार ये कोरोना हुआ है। कोरोना से जुड़ी बड़ी अपडेट, जहां पर कोरोना के मामले लगातार फिर से पैर पसारने लगे। एक तरफ जहां पहले कोरोना के मामलों में धीरे धीरे कमी आई थी, लेकिन फिर से एक बार कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में फिर से कोरोना के आंकड़े बढ़ना शुरू हो गए हैं। वहीं पर आपको बता दें कि पूर्व सीएम रमन सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
शाहजहांपुर के वार्ड नंबर 12 के नवनिर्वाचित पार्षद की 17 जुलाई को निकाली गई रैली, जिसमें विजय रैली में देश विरोधी नारे लगाने पर हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा शिकायत की गई। कोतवाली पुलिस ने रैली का नेतृत्व करने वाले पार्षद के खिलाफ धारा 188, 153B के खिलाफ भाषण देना या लांछन लगाना सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। रैली में अज्ञात ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। हालांकि नारे लगाने वाले की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। तो वहीं एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर में बदमाशों के हौसले एक बार फिर से बुलंद हो गए। बता दें कि गैंगस्टर अनिल दीक्षित हत्याकांड में फरार चल रहे तीनों आरोपियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। पकड़े गए आरोपी लगातार सोशल मीडिया पर पुलिस को चुनौती दे रहे थे। वहीं आरोपियों ने गवाहों की हत्या करने की भी धमकी दी थी। गुना जिले की बमोरी तहसील के अंतर्गत आदिवासियों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। कहीं सरकारी महकमा उन्हें प्रताड़ित, मारपीट और बर्बरता पर उतारू है, तो वहीं दबंग लोग भी उनसे आगे हैं। आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचारों को रोकने की जगह शासन प्रशासन अप्रत्यक्ष बढ़ावा दे रहा। इसी के चलते धनोरिया में रामप्यारी बाई को दबंगों ने जिंदा जला दिया। इसके बाद दूसरे सप्ताह में वन विभाग के बीट गार्डों ने जैतपुर गांव के एक आदिवासी युवक के साथ बेरहमी के साथ मारपीट कर डाली। इसके बाद ग्राम विसोनिया गुना तहसील में आदिवासियों की जमीन हड़पने को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है। तो वहीं अगली खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से है, जहां सावन का दूसरा सोमवार छत्तीसगढ़ की काशी कहे जाने वाले खरौद नगरी में भक्तों का तांता लगातार जारी है। जहां खरौद नगरी के लक्ष्मीनेश्वर मंदिर में छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि अन्य राज्य और देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से खरौद नगरी लक्ष्मीश्वर मंदिर जल चढ़ाने आते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। सावन का आज दूसरा सोमवार है। यहाँ पर श्रद्धालुओं का किस प्रकार से तांता लगा हुआ है हम जानना चाहेंगे। अभी हम आए हैं छत्तीसगढ़ की काशी कहे जाने वाले खरौद नगरी में, जहाँ पर केवल छत्तीसगढ़ से नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्य व विदेश से भी लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। माना जाता है यहाँ पर जो श्रद्धालु सच्ची अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर आते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कहाँ से आए हैं और क्या कुछ मनोकामनाएं हैं जो लेकर आए हैं। क्या नाम है भाई आपका? धर्मपाल। कहाँ से आए हो? हिमाचल प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ की जो काशी खरौद में आए हो, क्या कुछ लगा यहाँ, क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिला, किस प्रकार से मनोकामना? अच्छा है, गवर्नमेंट को डेवलप करने की जरूरत है। बाकी मंदिर तो बहुत बढ़िया है, बहुत यहाँ अच्छा। आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभव लग रहा है। कितने वर्षों से ऐसे आ रहे हैं आप यहाँ? मैं मंदिर में यहाँ पहली बार आया हूँ, छत्तीसगढ़ में 3-4 साल से आ रहा हूँ। इस प्रकार से श्रद्धालु ने बताया कि हिमाचल से यहाँ लोग आए हैं दर्शन करने और यहाँ पर इनसे बात करना चाहेंगे, इनका क्या कुछ कहना है और कितने दिन। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार पांडे। कहाँ से आए हो? झारखंड से, सोनाडी। झारखंड से आए हैं। देखिए झारखंड से यहाँ दर्शन करना है, इनसे चाहेंगे कितने वर्षों से यहाँ आ रहे हैं खरौद की काशी में? करीबन 3-4 वर्ष हो गया आते जाते। कैसा लगता है आपको जो खरौद की काशी यहाँ पर आते हैं? तो थोड़ा और डेवलपमेंट होने की ज़रूरत है। यानी बाकी मंदिर की प्रांगण बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा व्यवस्था है। तो यहाँ जो खरौद की काशी आते हैं, भगवान शिव जी के दर्शन करने आते हैं, दर्शन करने के बाद आपको कैसा अनुभव होता है यहाँ बताएंगे? बहुत अच्छी आत्मा शांति लगती है। अच्छा, इसलिए आप हर वर्ष यहाँ आते हैं? हाँ। यहाँ पर और भाई आए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। भैया क्या नाम है आपका? विपिन बेलजेना। कहाँ से आओ भाई आप? मैं उड़ीसा से हूँ। आप भी उड़ीसा से आए हैं? कैसा लग रहा है आपको यहाँ से आए हो तो दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा। हाँ। पहले साल आया हूँ। अच्छा लगा मेरे को। थोड़ा सा कुछ बंदोबस्त होना चाहिए, मतलब लाइन में जाने के लिए और थोड़ा कुछ व्यवस्थाएं होना चाहिए। कि जैसे कि आप आए हैं यहाँ पर, आपको कैसा अनुभव होता है और किस प्रकार से आपकी मनोकामना, क्या मनोकामना लेकर? मनोकामना है, हम लोग आते हैं महादेव का मंडे को। हम लोग शिव का भक्त हैं, पानी डालने आए हैं
शांति का, आत्मा शांति और परिवार का शांति है। और जी, जिस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालु क्या है, अन्य राज्यों से देख सकते हैं, कोई हिमाचल से आया है, कोई उड़ीसा से आया है, कोई झारखंड से आया है और छत्तीसगढ़ से भी यहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले से भी आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर भक्तों की कतारी बनी हुई है। अभी सुबह के 10-11 बज चुके हैं, फिर भी यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं आ जा रहे हैं और श्रद्धन करके जा रहे हैं। और यहाँ और क्या कुछ विशेषताएँ हैं और इन श्रद्धालुओं के लिए किस प्रकार से भोग की व्यवस्था की गई है, आइए यहाँ भोग वितरण करने वाले उनसे बात करना चाहेंगे। किस प्रकार से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, किस प्रकार उनके लिए प्रसाद की व्यवस्थाएं की गई हैं, बताएंगे। ये मंदिर क्या है, प्राचीन इतिहासों में बहुत प्रसिद्ध थी। मंदिर छत्तीसगढ़ की काशी नगरी कहलाई जाती है। लक्ष्मणेश्वर भगवान के मंदिर में 12 महीने का भंडारा व्यवस्थित किया। एमपी से खबर है, जहां मिशन मध्य प्रदेश सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई, तो वहीं आज पीरजादा तौकीर निजामी के नेतृत्व में कांग्रेस छोड़ शुरू किया गया, जिससे अभियान में सैकड़ों लोग जो शामिल हुए थे वे आज AIMIM में शामिल हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मध्य प्रदेश का जो MIM का मिशन है, उस मिशन की शुरुआत करते हुए शहर भोपाल नरेला विधानसभा का आज हमारा सदस्यता का अभियान आज से यहाँ से शुरू हुआ है, जिसमें सैकड़ों कांग्रेस से छोड़कर आज लोग यहाँ पर आए जिन्होंने सदस्यता को ग्रहण किया है। और ये हमारा जो सदस्यता का अभियान का कार्यक्रम है, आज से हमारा यहाँ। तो वहीं मध्य प्रदेश के कटनी जिले में यूथ महापंचायत आयोजित की गई थी। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। यहां कटनी की एक छात्रा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का काफिला रोक लिया। स्नातक की द्वितीय वर्ष की छात्रा अंकिता ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से आगे की पढ़ाई और IAS अफसर बनने में मदद की बात कही। हालांकि सीएम ने भी कहा कि मामा जरूर भांजी की आर्थिक मदद करेंगे। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह ने छात्रा के रहने और पढ़ाई के बारे में इंतजाम करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।